हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 7 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बुक से कर रहे हैं। इससे पहले आपने एक छोटा सा झलक देखा है ऑफ द कॉन्सेप्ट्स अराउंड CAL, CML एंड SML। थोड़ी देर के लिए हमारा वीडियो बीच में फ्रीज हो गया था, यानी मेरा वीडियो इन पर्टिकुलर फ्रीज हो गया था, बट द रेस्ट ऑफ द सिस्टम वाज वर्किंग। सो आई होप आप वो वाला पूरा सेगमेंट देखते हुए आए हैं, एंड ऑब्वियसली उसके लिए हमें खेद है, लेकिन फिर भी यहाँ से अब ट्राई करेंगे कि सब चीज़ें ठीक हो जाए। टेक्निकली जो भी ग्लिच आ रहा था उसको ठीक किया हमने, एंड यहाँ से अब बाकी सारे पोर्शन को कवर करना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न के साथ में रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क वगैरह की सबकी बात करनी है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर में यहाँ लिखा है दैट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट is a process of selecting and managing collection of investments to achieve the desired level of return while minimizing risk। यानी कि हम कई सारे अपने एसेट्स को यहाँ पे एग्रीगेट कर रहे हैं, साथ में मैनेज कर रहे हैं, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम यहाँ पे रिटर्न कमाना चाहते हैं, एट द सेम टाइम अपने रिस्क को भी क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज। अब इसके पीछे का काम बहुत सिंपल सा है। हम जब पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो हम अपनी अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होती है थोड़ी देर में आप जान जाओगे, बट इतना ही समझो कि रिस्क के दो पार्ट्स हैं, और वो दो पार्ट्स में से एक पार्ट आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, यानी उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, दूसरे को कर सकते हो। तो वो दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए ही पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है। परफेक्ट। इसके अलावा अगर हम यहाँ मेजर टास्क की बात करें तो टास्क बहुत सिंपल है। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भैया हमें कैसा इन्वेस्टमेंट मिक्स और पॉलिसी बनाना है, हमारे रिटर्न और रिस्क ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, हम कहाँ कहाँ पैसे डालेंगे, और बाद में अपने रिस्क को किस तरह से बैलेंस करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट चेक करते रहेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कई तरह की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो सकती है, जिसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख तरीका है एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे आप कंसिस्टेंटली ना बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स करते ही रहेंगे। ये बाय एंड होल्ड नहीं है। बाय एंड होल्ड क्या होता है, लेके बैठ गए, सालों साल तक आप उस पर रिटर्न जनरेट करते जा रहे हो, एंड यू डू नॉट हैव इंटेंशन टू ट्रेड टू मच। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो यहाँ ये माना जाता है कि मार्केट एट टाइम्स आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो अपनी टाइमिंग से, और वो टाइमिंग ही हम लोग यहाँ पे बेसिकली चेक कर रहे हैं थ्रू एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे ऑब्वियसली मैक्सिमम लेवल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है। इसके अलावा पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जहां पे बाय एंड होल्ड प्रैक्टिस होता है। यहाँ पे आप चीजों को लेकर के बस बैठ गए हो, एंड यू आर होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू डू नॉट हैव द इंटेंशन टू ट्रेड इट ऑफन। करेक्ट। तो वो यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे भैया हमें पोर्टफोलियो बनाना है और करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को सजा के रखना है, ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट अप इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी, साथ में पढ़ना चाहिए। वेल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, वहां पे आप अपने, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी कुछ होती है, जहां पे आप किसी स्पेशलिस्ट को अपने पैसे देते हैं और उनको बोलते हैं हमारे पैसे आप मैनेज कीजिए अपने ढंग से। अगर वो अपना खुद का ढंग लगाने वाला है मैनेजर, यानी आपने उस मैनेजर को पैसे भी दिए और साथ में ये अथॉरिटी भी दी है कि आप डिसाइड करो आपको किधर डालना है, तो वो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। बट कई बार हम पोर्टफोलियो मैनेजर्स को सिर्फ पैसे देते हैं और बोलते हैं जहां हम बोलेंगे वहां पैसे डालना, तो उस केस में वो नॉन डिस्क्रिशनरी होता है। ऑब्वियसली एक पोर्टफोलियो मैनेजर यही चाहेगा कि उसको डिस्क्रिशन मिले, उसको डिस्क्रिशनरी तरीके से अपने बिजनेस को या फिर अपने स्टॉक पिकिंग को करने का मौका मिले। अगर ये हो ही नहीं रहा है तो फिर आप पोर्टफोलियो मैनेजर काहे कि आप फिर एक स्टॉक ब्रोकर ही हो। करेक्ट, स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर हो इनफैक्ट, क्योंकि क्लाइंट के बोलने पे ही सब कुछ करना है तो क्या ही है ना। तो ये है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो पोर्टफोलियो बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली यही है कि हम अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। रिस्क को कम करने का सीधा सीधा तरीका क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को कर दो डाइवर्सिफाई। सो हम अनसिस्टमैटिक रिस्क को क्या कर देंगे, वी विल डाइवर्सिफाई दैट पार्ट ऑफ रिस्क। इसके अलावा रिस्क कम हो जाएगी तो अपने आप प्रिंसिपल भी सेफ हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम के लिए भी पोर्टफोलियो बनाते हैं। हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड या इंटरेस्ट टाइम टू टाइम हमें मिलता रहे, तो हमारे पास एक पैसिव फ्लो ऑफ इनकम रहे। ये आज की डेट पे सबसे बड़ी ताकत है कलयुग में भैया। पैसिव इनकम अगर आपके पास है तो आप सबसे बड़े राजा हो। इसके अलावा कैपिटल की ग्रोथ आप चाहते ही हो, आपको इनकम मिले, आपको डिविडेंड मिले, आपको इंटरेस्ट मिले, सब ठीक है, साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए। इसके अलावा मार्केटेबल होना चाहिए। आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट से आप चाहोगे कि वो लिक्विड हो, यानी आप चाहें तो वहां से पैसे निकलवा सकते हैं। आमतौर पे हम ये मानते हैं कि अगर आपने अपने सारे पैसे उठा करके रियल एस्टेट में डाल दिए हैं तो आप एक
बैड डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि रियल एस्टेट आमतौर पे इलिक्विड होता है, आप उसको इमीडिएटली सेल ऑफ करके कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसी वजह से इलिक्विड होने की वजह से पोर्टफोलियो को हमेशा ऐसा बनाइए कि मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ दैट पोर्टफोलियो इज लिक्विड एंड यू आर एबल टू लिक्विडेट दैट और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप पोर्टफोलियो जब बनाते हो तो ये चीज का भी ध्यान रखते हो कि आपके टैक्स भी कम से कम लगे, या फिर मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जिससे टैक्स बचे। एग्जांपल के तौर पे इतनी सी बात ले लो, हम लोग साल में पीपीएफ में या फिर में टैक्स सेवर एफडीज में 1.5 लाख रुपए करके डालते हैं, ठीक है, उम्मीद है कि ये लिमिट भी बढ़ जाएगी कभी, लेकिन जो भी है वो 80C के चक्कर में हम इन्वेस्टमेंट करते ही हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है हमारे पोर्टफोलियो का एक पार्ट बन जाती है, एंड इसके पीछे कोई रिटर्न या रिस्क ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। तो ये ऑब्वियसली वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको आप ध्यान में रखते हो बिफोर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो, एंड जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बन जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो बेसिक प्रिंसिपल्स में यही है कि भैया प्लानिंग बढ़िया करो और कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहो अपने इन्वेस्टमेंट्स को। प्लानिंग में बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा एफर्ट इन्वॉल्व होता है। आपको ये डिसाइड करना है कौन से स्टॉक में डालना है, कौन से में नहीं डालना है पैसा। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एफर्ट वाला काम है, लेकिन ये काम करने के बाद आप निश्चिंत मत हो जाओ। वक्त वक्त पे आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पड़ेगा, रीबैलेंस करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट भी करना पड़ सकता है। तो ये सारे काम करने के लिए रेडी रहना है, ये इसका सेकेंड पॉइंट होगा। अंदर से भी ये कितना डिटेल में पढ़ना है, जितना मैंने आपको बोला ना वो बेसिक पॉइंटर्स है, उससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कई बच्चे ये बोलेंगे सर ये थ्योरी ना हम लोग ना उतना ढंग से नहीं कर रहे, मुझे याद तो हो ही नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जितनी एसएफएम में थ्योरी पढ़ाऊंगा, अभी भी जितना पढ़ाया और आगे भी जितना पढ़ाऊंगा, ये एक एक्सटेंसिव कवरेज है। 225 पन्ने की किताब बनाना मजाक नहीं है। तो हमने एक बहुत बड़ी मैट बनाई है और उस बहुत बड़ी मैट के मैं लगभग चप्पे चप्पे को आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। सो ऑब्वियसली आवर इंटेंशन इज टू एक्नॉलेज मोर एंड मोर थ्योरेटिकल एरियाज रादर देन स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम डे वन। डे वन पे याद होगा ही नहीं, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मेरे साथ पढ़िए, सुकून से सुनिए, हर चीज के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। फिर जब पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सारे पॉइंटर्स हैं, किताब आपके पास, आप आराम से उससे थ्योरी प्रिपेयर और अच्छे से याद कर पाओगे एटलीस्ट, ठीक है ना। चलो, तो अभी याद करने का ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बदल जाते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है यार, ये तो ऑब्वियसली है ही, बड़ा सबसे कोर ही यही चीज है। आप अपने पोर्टफोलियो में किस तरह की सिक्योरिटी रखना चाहते हो, उसी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के अपने डिसीजंस लेने वाले हो। इसके अलावा कितना पैसा डालोगे कहाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको डिविडेंड्स बहुत अति प्रिय है तो डिविडेंड्स के लालच वाले कभी भी ग्रोथ स्टॉक्स में पैसे नहीं डाल सकते, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स डिविडेंड देते ही नहीं है। तो ऐसे में ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो में आप जो डिसीजन लोगे वो डिसीजन लार्जली इन्फ्लुएंस होता है इस बात से भी कि आप अपने पैसे से रिटर्न क्या चाहते हो और कितना पैसा कहां डालना चाहते हो। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहां ग्रोथ है कहां नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपनी भी यही है। पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव्स को कभी भूले नहीं, आपको किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना है, जो आपने ख्वाब देखा था, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, उसको जरूर से टटोलें। टाइमिंग ऑफ परचेज भी इंपॉर्टेंट है और अपनी रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखना भी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो सारे ना काफी ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ब्रॉड पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो कि कहीं से भी ना मुझे ये फील तो नहीं करा रहे हैं कि ये सच में फैक्टर्स इफेक्ट कैसे कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। बट ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है व्हेन वी विल बी फॉर्मुलेटिंग अवर पोर्टफोलियो। तो बस वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अगेन मैं फिर कह देता हूँ, इनका कोई खास तुक नहीं बनता है जिस सबसे ये डिजाइंड है, बट ठीक है, बुक में जैसा दिया हुआ है एक बार वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट किया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज फेजेस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दिस इज लॉजिकल। इसमें पहला काम ये होता है कि आप सिक्योरिटी एनालिसिस करो, दूसरा काम होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस करो, तीसरा पोर्टफोलियो सिलेक्शन करो, एंड चौथा ये होता है कि आप पोर्टफोलियो रिवीजन करो, आखिरी होता है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन करो। क्या कैसे होगा समझो। एक बार एक म्यूचुअल फंड के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं, हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि भाई कौन से इंडस्ट्री सेक्टर्स में हमको अपनी सिक्योरिटीज लेनी है। बेसिकली हमें कौन कौन से सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है थ्रू सिक्योरिटीज। उसके बाद हमें पोर्टफोलियो एनालिसिस करनी चाहिए, यानी हमें यह देखना चाहिए कि कितने रकम के पोर्टफोलियो यहां बन सकते हैं। करेक्ट। सो वी शुड बी सिलेक्टिंग सिक्योरिटीज टू फॉर्म सुटेबल पोर्टफोलियो। वो पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न ऑब्वियसली आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको उनके रिटर्न प्रोफाइल और कोरिलेशन सब कुछ चेक करना है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी इंपैक्टिंग द पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। इसके अलावा आपको फिजिबल
जो पोर्टफोलियोज हैं उनका एक इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ढूंढना पड़ेगा। फिर आता है एक पोर्टफोलियो प्रॉपर सेलेक्ट करने का। इसके लिए हम मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। सो हियर व्हाट वी विल लाइक टू सी, वी विल लाइक टू सी हाई रिटर्न फॉर आइडेंटिकल रिस्क एंड लोएस्ट रिस्क फॉर आइडेंटिकल रिटर्न। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एक लेवल ऑफ रिटर्न पे आप चाहोगे रिस्क कम हो और एक रिस्क के लेवल पे आप चाहोगे रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये हम लोग चेक करेंगे, इससे हमारा पोर्टफोलियो सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को ही हम लोग ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ढूंढने का एक तरीका समझते हैं। जो चीज मैंने CAL, CML, SML डिस्कस करते हुए आपको समझाई थी, उस पूरी पोर्शन को हम कहते हैं पोर्टफोलियो थ्योरी या फिर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहते हैं। एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय नन अदर देन हैरी मार्कोविट्ज। हैरी मार्कोविट्ज ने इसको इजाद किया था और इन्होंने इसे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का नाम दिया, जिसमें हम लोग ये सारी चीजें सीखते हैं कि हमें पोर्टफोलियो किस तरह से और कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा पोर्टफोलियो सिलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता, वक्त वक्त पे आपको पोर्टफोलियो को मॉनिटर भी करना है और रिवाइज भी करना है। तो इन चीजों के लिए तैयार रहना है। इसके अलावा नेसेसरी चेंजेस इसलिए भी करने पड़ते हैं क्योंकि इन्वेस्टर के सर्कमस्टेंस या फिर मार्केट के सर्कमस्टेंस बदल गए हैं और आपको बहुत ही ध्यान से अपने रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा। लास्ट में पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन है, जिसमें आता है पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करना, और ये काम करना काफी हद तक क्वांटिटेटिव नेचर का है। और यहाँ पे ऑब्वियसली आप ये देखना चाहोगे कि पोर्टफोलियो ने अपने बेंचमार्क को बीट किया कि नहीं किया तो किन कारणों से किया एंड सो ऑन। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट अप इज पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क। सच बताऊं तो ये वाला जो पोर्शन है इसको खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसे स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है पोर्टफोलियो रिस्क। वेल, पोर्टफोलियो रिस्क ऐसे तो हम प्रैक्टिकली जानते भी हैं कि टोटल रिस्क के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सिस्टमैटिक एक अनसिस्टमैटिक। अब आइए डिटेल में समझते हैं सिस्टमैटिक मतलब क्या। तो देखो, सिस्टमैटिक रिस्क वो होती है जो कि अनकंट्रोलेबल है और आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। खास करके इसमें सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स के जैसे भैया एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, एकदम दे सकता हूं। इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि सोशल एक अलग फैक्टर है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक है। अब इकोनॉमिक में क्या क्या चीजें आती है? आपका इंटरेस्ट रेट, आपका इन्फ्लेशन, आपका करेंसी एक्सचेंज रेट, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। इसके अलावा आपका जीडीपी ग्रोथ रेट, ये सारी चीजें ऑब्वियसली आपके ओवरऑल रिस्क को बढ़ा या घटा सकता है। अगर ये फेवरेबल चले तो रिस्क कम हो जाएगी, फेवरेबल नहीं चले तो रिस्क कम हो जाएगी। इसी में आपके बिजनेस साइकिल के अप एंड डाउन, वो सारी चीजें आपकी सिस्टमैटिक रिस्क होती है। क्या इनको अवॉइड किया जा सकता है? जवाब है नहीं, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलिटिकल भी रीजंस होते हैं जिनको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे देश में चलो एक स्टेबल सरकार है, पर कल को अगर सरकार अनस्टेबल हो जाए तब क्या होगा? तो उस केस में इंडिया की प्रोग्रेस पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, एंड दैट क्वेश्चन मार्क विल बी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द एंटायर स्टॉक मार्केट। इसमें ऑब्वियसली पूरा स्टॉक्स भी डूबेंगे, साथ में सब सारी वेल्थ इरोड होती रहेगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वहां सिस्टमैटिक रिस्क अपने आप कम हो जाएगा, नहीं तो सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर यानी कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन रेट्स के बारे में चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो ये सारे बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिनको हमको देखते हुए चलना है। ये सारे सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं। नेक्स्ट आता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क होती है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। तो इसमें आपकी इकोनॉमी इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका कंपनी यहाँ पे रोल प्ले करता है। अब कई कंपनियां होती है जो बहुत ज्यादा लेवरेज पे ऑपरेट करती है, यानी बहुत ज्यादा डेट लेके ऑपरेट करती है। ऐसी कंपनियों में हमेशा ही एक रिस्क रहती है कि पैसे डूब सकते हैं। अब ये रिस्क कोई ऐसी रिस्क नहीं है जो सबके साथ हो रही है, ये आपकी कंपनी के साथ ही हो रही है। इस तरह की रिस्क को हम अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। एंड इसीलिए कहते हैं कि एक कंपनी में अपने सारे पैसे मत डाल दो। अगर आपने एक ही कंपनी में अपने सारे पैसे डाले तो आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को भी इन्वाइट कर लेते हो। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि आप अपने पैसे कई जगह डालो। इसमें मैं सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं स्टॉक्स के अलग अलग शेयरों में तो डालना ही है, बट इसके अलावा थोड़े पैसे बॉन्ड्स में डालो, थोड़े पैसे आप गोल्ड में डालो, थोड़े पैसे रियल एस्टेट में डालो। इस तरह से अगर आप अक्रॉस एसेट क्लासेस अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करोगे और कल को कुछ भी बुरा हुआ, जैसे कोविड जैसी चीज अगर दोबारा भी हो जाती है, तो हो सकता है आपका स्टॉक मार्केट डूबे लेकिन गोल्ड बढ़ जाए, हो सकता है स्टॉक मार्केट डूबे रियल एस्टेट संवर जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने पैसे को हम इस तरह से डिवाइड जब करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पूरे पैसे में जो गिरावट है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ये कंट्रोल कैसे आया? ये कंट्रोल इसलिए आया क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क को एटलीस्ट हमने एलिमिनेट कर दिया। अब कुछ भी होगा तो सिस्टमैटिक रिस्क की वजह से हमारे पोर्टफोलियोज गिरेंगे या फिर उसमें नुकसान आएगा, लेकिन कम से कम अनसिस्टमैटिक रिस्क की वजह से नहीं आएगा।
अनसिस्टमैटिक रिस्क में पहला ही पॉइंट यही लिखा हुआ है कि ये कंट्रोलेबल है एंड दिस इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर सेक्टर और टू पर्टिकुलर सिक्योरिटी। तो ये इंडस्ट्री या फिर आपके खुद के शेयर पे डिपेंड करता है। क्या आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं? हाँ जी, हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। वी कैन एलिमिनेट अनसिस्टमैटिक रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिस्क होता है कि नहीं होता है? तो जवाब है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी रिस्क होता है, लेकिन ये अलग टाइप का रिस्क है। ये रिस्क है सिस्टमैटिक नेचर का, अनसिस्टमैटिक इसमें है नहीं। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट रिस्क भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं जिसकी बैकिंग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट खुद। तो गवर्नमेंट तो पैसे डुबाएगा नहीं, और गवर्नमेंट जब पैसे नहीं डुबाएगा तो जाहिर सी बात है हम उसे रिस्क फ्री कह देते हैं। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी इंटायरली रिस्क फ्री नहीं होता है। अगर इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो ऊपर नीचे होता है तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज पे उसका प्रभाव पड़ता है। लिक्विडिटी यहाँ पे इतनी बड़ी इशू नहीं है, तो लिक्विडिटी रिस्क यहाँ नहीं होती, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट रिस्क तो होती है। तो इस चीज का ख्याल रखने वाली बात है। यहां लिखा है एकदम क्लियरली कि इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होती है वो होती है एंड इट कैन बी एलिमिनेटेड। हाँ, अब ये एक अलग चीज है कि इट कैन बी एलिमिनेटेड इफ द होराइजन मैचेस द टर्म ऑफ द सिक्योरिटी। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि भैया आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर आप अपने सिक्योरिटी को एंड तक होल्ड करके रख सकते हैं तब आपको कोई डर नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 साल का कोई बॉन्ड लिया है, आप 5 साल के बीच में एग्जिट करना चाहते हो, तब इंटरेस्ट रेट रिस्क आप पे ज्यादा लागू होती है। पर वहीं पे अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं मैं 5 साल पूरा होल्ड कर लूंगा, तो फिर उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट रिस्क लागू इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेच्योरिटी पे तो गवर्नमेंट आपको पूरा मेच्योरिटी वैल्यू देगा, उस समय आपको बीच में मार्केट ड्रिवन प्राइसेस नहीं चाहिए। फॉर ऑब्वियस रीजंस इंटरेस्ट रेट रिस्क तब नहीं होती है। तो ये बात लिखी है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क ऐसे आमतौर पर होती है अगर आप पूरे होल्डिंग पीरियड को अप टू द टर्म ऑफ द सिक्योरिटी ना रखो तो, बट अदरवाइज ये इंटरेस्ट रेट रिस्क भी एलिमिनेट हो सकती है। इसके अलावा री इन्वेस्टमेंट रिस्क हमेशा रहती है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क ये सिचुएशन है कि आपको अपनी रिस्क फ्री सिक्योरिटी पे बॉन्ड पे कूपन मिल रहे हैं। अब उस कूपन को जब आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है उस समय इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बहुत खराब हो जाए, इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा कम हो जाए उस दौरान कि आपको जो भी कैश फ्लो मिल रहा है वो कैश फ्लो आप जब री इन्वेस्ट करो आपको एकदम थोड़े बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर ऐसे सिनेरियो में आप खुद को पाएं तो इसे हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। और ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क इसलिए ही है क्योंकि जब हम री इन्वेस्ट कर रहे होंगे उस समय इंटरेस्ट रेट क्या होगा हम जानते नहीं है। इसी चीज पे आपको याद होगा जब मैंने कैपिटल बजटिंग भी पढ़ाया और इनफैक्ट इंटर लेवल पे भी जब मैंने बात की है तो मैंने बताया कि जो आईआरआर मेथड होता है, जो वाईटीएम मेथड होते हैं, वो ये मानते हैं कि री इन्वेस्टमेंट भी आईआरआर या वाईटीएम पे ही हो रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि जो हमारी आईआरआर रेट है हमारे सारे आगे के री इन्वेस्टमेंट भी उसी रेट पे हो रहे होंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंड यही आईआरआर या फिर वाईटीएम मेथड का बहुत बड़ा लिमिटेशन है। क्लियर? चलो परफेक्ट, डन। इसके अलावा डिफॉल्ट रिस्क नहीं होती भैया इसमें, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी। अच्छा, कई बच्चे अभी मुझसे ये भी पूछेंगे कि सर गवर्नमेंट डिफॉल्ट क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट पैसे छाप सकती है, सीधा हिसाब यही है। और किसी के पास ताकत नहीं है पैसे छापने की, पर गवर्नमेंट के पास है। तो ज्यादातर केस में गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बचाव आ ही जाता है, ठीक है। अब इसमें मैं और क्या ही एग्जांपल लूं, ठीक है। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी अभी तक खत्म नहीं हुई है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं की है, जिसमें पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात है, इकोनॉमी बहुत बुरे सर्कमस्टांसेस में, उसके बावजूद गवर्नमेंट अभी तक डूबी नहीं है। तो आप ये चीज और देशों पे इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है यार, मतलब इतने भी ज्यादा चांसेस नहीं है इकोनॉमी वाइज। इंडिया तो कम से कम बहुत स्ट्रांग है एंड यहाँ पे गवर्नमेंट के फेलियर होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्लियर? यहाँ पे ये बात वापस मैं रिमाइंड कर रहा हूँ आपको कि भले हम इसे रिस्क फ्री बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, लेकिन फिर भी इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है अगर आप अपने सिक्योरिटी को बीच में बेच के निकलना चाहते हो। अगर भैया पूरा होल्ड करके रखना चाहते हैं तो तब कोई रिस्क नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अल्फा। अब ये सब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल चीज है। आपको जो रिटर्न मिलता है उसे हम कहते हैं एक्चुअल रिटर्न, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न एज पर CAPM, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो इफ यू गेट एनीथिंग एक्स्ट्रा ओवर योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज नोन एज अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया? अल्फा का फॉर्मूला हो गया एक्चुअल रिटर्न एंड इट्स फेयर रिटर्न एज पर CAPM, यानी बेसिकली एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM आपको करना है। जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका अल्फा हो जाएगा। जाहिर सी बात है हमको यही चाहिए। अल्फा एक एब्सोल्यूट मेजर होता है जो बताता है कि मैनेजर अच्छा कर रहा है कि बुरा। तो अगर अल्फा ज्यादा है तो समझ लेना मैनेजर बढ़िया कर रहा है, अल्फा नेगेटिव है या फिर नहीं है तो समझ लेना पोर्टफोलियो मैनेजर कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी। रीडिंग कैटेगरी मार्क कर रहा हूं, एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिस्क कवर कर लिया है कि रिस्क एग्जैक्टली होती क्या है और किस टाइप की होती है, आपका काम हो जाएगा। बट इसके बावजूद इसमें क्या लिखा है, इसमें प्राइमरीली यही लिखा है कि जो आप रिस्क कैलकुलेट करते हो वो और कुछ नहीं, आपका डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन मतलब, अरे भाई आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो अपना मीन, लेकिन जरूरी थोड़ी ना आपके सारे ऑब्जर्वेशन मीन पे ही होंगे, इधर उधर होंगे। तो द वेरिएशन इन रिटर्न इज बेसिकली द रिजेंबलेंस ऑफ रिस्क हियर, ये यहां लिखा है, वेरिएशन इन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अप इज रिस्क एपेटाइट, रिस्क एवर्जन एंड रिस्क प्रीमियम। ये चीजें क्या है भाई? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट रिस्क एवर्जन। रिस्क एवर्जन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम ये बात करते हैं कि भाई हमें रिस्क पसंद नहीं है, ऐसे में अगर हमें फिर भी रिस्क लेना पड़ा तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा रिटर्न की कल्पना करेंगे, उम्मीद करेंगे। पर आमतौर पे अगर आप हमें दो रिटर्न्स ऑफर करेंगे, दोनों सेम रिटर्न्स है लेकिन एक में रिस्क ज्यादा एक में कम है, देन वी बाय आवर बेसिक इंस्टिंक्ट लाइक दैट प्रोजेक्ट विच हैज लेसर रिस्क। इसी वजह से मोस्ट रैशनल इन्वेस्टर्स आर बिलीव्ड टू बी रिस्क एवर्स, यानी ये रिस्क एवर्स होते हैं, इनको रिस्क ज्यादा पसंद नहीं होती। इसके अलावा रिस्क एपेटाइट होती है। वेल रिस्क एपेटाइट आपके दो चीजों पर डिपेंड करती है, यहां पे तो खैर एक ही चीज लिखा है क्या, हाँ मतलब यहां ना ठीक से लिखा नहीं है, विलिंगनेस की बात लिखी है, जबकि सच्चाई है कि रिस्क एपेटाइट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है विलिंगनेस और एक होता है आपका अबिलिटी। अब समझो मेरी बात, अगर आप साल भर में 2 करोड़ रुपए पर एनम कमाते हो, आपको कोई बोलता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, आप बोलो नहीं बाबा नहीं, पैसा डूब जाएगा, तो भाई उस केस में आपकी विलिंगनेस नहीं है लेकिन आपकी एबिलिटी तो है। अरे इतने पैसे कमाने वाला इंसान, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर स्टॉक मार्केट थोड़ी देर के लिए अंडर परफॉर्म भी किया तो जाहिर सी बात है पैसे इन्वेस्ट कर सकता है मार्केट में, बट फिर भी नहीं कर रहा, तो उस केस में इसकी विलिंगनेस नहीं है लेकिन एबिलिटी है। आमतौर पे हम एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों को मैच कराते हैं। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर वही होता है जो अपने इन्वेस्टर को अच्छे से समझाए कि भाई तेरी एबिलिटी इतनी है, तेरी विलिंगनेस इतनी है, दोनों को मैच करा ले। अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में खाने को दाना नहीं होता है, बोलते हैं हम तो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करेंगे, तो उनको भी समझाना पड़ता है कि आपकी ना विलिंगनेस बहुत है लेकिन एबिलिटी नहीं है, सो प्लीज रिस्क कम लीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। तो ये बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लागू होते हैं पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिस्क प्रीमियम। हम सभी जानते हैं रिस्क लेंगे तो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, वही एक्स्ट्रा रिटर्न को हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। क्लियर? अब यहां देखो ये क्लियरली लिखा है कि अगर रिस्क एपेटाइट मार्केट में ओवरऑल बढ़ेगा तो रिस्कियर एसेट्स के प्राइस बढ़ेंगे, बट एक अनकंट्रोलेबल सर्ज क्राइसिस भी लाके दे सकता है। अब इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक ही साल में 15 गुना हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? होता है, कई शेयर होते हैं जिनमें हो जाता है ऐसा, पर वो शेयर बहुत रिस्की शेयर होते हैं, उनमें पैसा लगाने का मतलब है बहुत ज्यादा रिस्क लेना। फिर भी लोग रिस्क लेते हैं, क्यों? लोग लगातार पैसे डालते रहते हैं, क्यों? क्योंकि ओवरऑल उस समय मार्केट में ना डर नहीं है, सबको ऐसा लगता है कि सब चलेगा, खत्म कुछ नहीं होगा। जब मार्केट में सब लोग ये सोचे ना कि मार्केट डूब ही नहीं सकता, तभी समझ लेना डूबने की शुरुआत हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, याद रखना लाइफ में कि आप बहुत ज्यादा अगर लोगों को रिस्क लेते हुए देख रहे हो तो खुद सतर्क हो जाना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। हो सकता है आगे जाकर के कोलैप्स आ जाए। आगे है सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क का बड़ा सारा डिस्टिंक्शन। मैं इसे आरसी मार्क करूंगा, एट द सेम टाइम इसको इंपॉर्टेंट भी बोलूंगा क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। हालांकि हमने इसके बेसिक डिस्टिंक्शन पे बात कर ली है। सिस्टमैटिक रिस्क अनकंट्रोलेबल और नॉन डाइवर्सिफाइबल होता है, जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होती है वो डाइवर्सिफाइबल नेचर की होती है। दोनों के अलग अलग रीजन है, एक कंपनी स्पेसिफिक या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रीजन की वजह से, दूसरा सोशल पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल रीजन की वजह से है। इसके अलावा एलिमिनेशन, मैक्रो, माइक्रो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस वर्सेस बीटा। अब इस पे भी बड़ा तर्क यही है कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये ओवरऑल वेरिएशन कंपेयर करता है ऑफ द रिटर्न्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन, एंड जाहिर सी बात है इसमें टोटल रिस्क एब्जॉर्ब होती है, तो इसमें सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक दोनों पोर्शन होते हैं। वहीं पे अगर हम बीटा की बात करें तो उसमें सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क होता है। कहां मिलेगा भैया ये बात? ये देखो सबसे पहले तो एसडी समझाया, एसडी होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे बीटा समझाया, बीटा क्या होता है। बीटा को बोला है सिस्टमैटिक रिस्क, एसडी को बोला है एब्सोल्यूट टर्म का रिस्क। क्लियर? ये टोटल रिस्क होता है, वो सिस्टमैटिक रिस्क होता है।
बाद बाकी फॉर्मूले समझाने शुरू कर रहे हैं ये लोग, जिसका अगेन कोई तुक नहीं बैठता है, पढ़ा जा सकता है, इस पे आरसी मार्क कर लीजिएगा। मेन बातें वही मिलेंगी, बार बार ना पॉइंट्स रिपीट होते मिलेंगे आपको, जो मेन बात है वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे ना जो हमारे मार्कोविट साहब हैं उन्होंने मीन वेरिएंस फ्रेमवर्क बनाया था, जिससे हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कैसा दिखता है, एंड ये आज तक हमारे एप्लीकेशन में यूज होता है। कोई भी एसेट एलोकेशन करना हो या फिर एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना हो तो हम इनके मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का ख्याल जरूर रखते हैं। इनके मॉडर्न रिस्क रिटर्न जो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें होता क्या क्या है, वही बहुत सिंपल है, हम अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा मीन वेरिएंस एफिशिएंट पोर्टफोलियोज बनाते हैं, इसके अलावा और क्या है, हम ये अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स है। एफिशिएंट फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकला है। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो सिलेक्शन ये सिखाता है हमें। बाद बाकी यही सब बोला है कि इन्वेस्टर अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को उतना ही रख सकता है या इंक्रीज कर सकता है, बट अपनी रिस्क को घटा सकता है। ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा है कि जब दो एसेट्स आपस में लेस देन परफेक्टली कोरिलेटेड होते हैं तो ऑब्वियसली उससे आपको रिस्क कम होते दिखती है। तो ये चीज हमने पढ़ी है कि रिटर्न कम नहीं होगा लेकिन रिस्क कम हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी सिखाती है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी रिस्क रिटर्न के बीच के रिलेशनशिप को देख करके चलती है, एंड यहां पे आपका काम यही है दैट एफिशिएंट पोर्टफोलियोज को ढूंढना है। वो पोर्टफोलियोज है जो कि एफिशिएंट फ्रंटियर पे फॉल करते हैं और इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज नहीं है। एफिशिएंट फ्रंटियर हम पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा, एक बार आपको इसको बस पढ़ना है। यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? वेल, यूटिलिटी एनालिसिस भी सीएल के साथ में कंजंक्शन में पढ़ने वाली एक छोटी सी चीज है। आपको फिलहाल इसमें कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लेना कि आप एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर अगर हो तो आपको यह अज्यूम करना है कि आपको ग्रेटर यूटिलिटी मिलेगी अगर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा रिटर्न उतनी ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, यानी संतुष्टि मिलेगी। कैपिटल मार्केट लाइन ऑलरेडी स्टडीड, आगे बढ़ रहा हूं, रीडिंग कैटेगरी मार्क कीजिएगा प्लीज। सिक्योरिटीज मार्केट लाइन पूरा पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं आपको, अगेन इस पे भी एक रीडिंग कैटेगरी मार्क करना है। सीएमएल एसएमएल डिफरेंस देखना है। वैसे दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो दोनों में बड़ा डिफरेंस ये है कि एक जगह हम टोटल रिस्क लेते हैं यानी कि सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं, दूसरी जगह हम बीटा लेते हैं। सो एक जगह हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं, दूसरी जगह हम बीटा यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, जो हमारा सीएमएल होता है उसमें सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज लेते हैं, जबकि एसएमएल में एफिशिएंट नॉन एफिशिएंट सारे पोर्टफोलियोज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बीटा के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो बीटा के साथ कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एवरी पॉइंट ऑन द सीएमएल इज अ प्रोपोर्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड द मार्केट रिटर्न। ये मैं बता चुका हूं आपको। सीएमएल में हम ये मानते हैं कि हम थोड़ा पैसा रिस्क फ्री में डाल रहे हैं, थोड़ा पैसा मार्केट पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं, जबकि एसएमएल में ऐसा नहीं होगा। एसएमएल में हम किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट अप इज कैरेक्टरिस्टिक लाइन, पढ़ा हुआ है हमने। कैरेक्टरिस्टिक लाइन हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल पढ़ते वक्त कि जब हम लोग लाइन ऐसी बनाते हैं जिसमें हम एक्सेस रिटर्न्स यहां प्लॉट कर रहे हैं, यहां पे हम प्लॉट कर रहे हैं आरपी माइनस आरएफ, करेक्ट, और यहां पे हम प्लॉट कर रहे हैं आरएम माइनस आरएफ। तो इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने के लिए जो हमारी लाइन होती है उसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो होती है वो क्या शो करती है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटीज रिटर्न एंड द मार्केट रिटर्न। यहाँ पे एक्सेस रिटर्न्स देखे जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आरपी माइनस आरएफ। इसके लिए हम लेते हैं अपना एक इंटरसेप्ट, इसके अलावा हम लेते हैं आरएम माइनस आरएफ, एंड यहाँ पे हम एक बीटा भी यूज करते हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक लाइन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ने लायक है, हालांकि हमने प्रैक्टिकल में बहुत किया है इसको। फाइनली एसएमएल और कैरेक्टरिस्टिक लाइन के बीच का भी हमें डिस्टिंक्शन पढ़ना है। तो भाई एसएमएल और कैरेक्टरिस्टिक लाइन में जो मेजर डिस्टिंक्शन है वो ये है कि एसएमएल आपको ये बताती है कि रिटर्न और रिस्क के बीच का रिलेशनशिप क्या है। कैरेक्टरिस्टिक लाइन एक्सेस रिटर्न्स बिटवीन योर पोर्टफोलियो एंड द मार्केट शो करती है। तो दोनों अलग अलग चीजें आपको शो कर रही हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन एक आपके लिए है क्रॉस सेक्शनल ग्राफ, वहीं पे कैरेक्टरिस्टिक लाइन एक टाइम सीरीज ग्राफ है। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है? सिक्योरिटी मार्केट लाइन में आप क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करते हैं, यानी कि दो चीजों को कंपेयर करते हैं।
ठीक है, और दोनों चीजों को आप कंपेयर करते हैं इस हिसाब से कि एक ही पीरियड में दोनों की क्या क्या वैल्यूज हैं। लेकिन वहीं अगर हम सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन की बात करें तो यहाँ पे हम टाइम सीरीज ग्राफ कैलकुलेट करें, यानी हम ओवर द पीरियड डेटा को प्लॉट कर रहे हैं और देख रहे हैं हमारा वैल्यू क्या क्या आ रहा है। तो दोनों में हल्का सा डिस्टिंक्शन है। आप रिग्रेशन एनालिसिस अगर डिटेल में पढ़े हो तो इस बात को पकड़ लोगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो है वो बीटा वर्सेस एक्सपेक्टेड रिटर्न ग्राफ करती है, और कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो होती है वो टाइम सीरीज एनालिसिस है ऑफ द सिक्योरिटीज रिटर्न वर्सेस इंडेक्स रिटर्न्स। पहले ये पॉइंट पढ़ चुके हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अप इज एसेट एलोकेशन। हालांकि इसके ऊपर अगेन हमारी बात हुई है। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है? एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे एसेट्स हैं, आप अपने पैसे कैसे डिवाइड करोगे इन द पोर्टफोलियो अमंग्स्ट वेरियस एसेट क्लासेस, वो होता है एसेट एलोकेशन। लिखा है यहाँ पे डिवाइडिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अमंग डिफरेंट एसेट कैटेगरीज। जाहिर सी बात है, हम क्यों अपना पैसा बांट रहे हैं? क्योंकि हमें अपने रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करते हुए चलना है। हम यहाँ पे पैसे जब बांटते हैं तो कौन कौन से एसेट क्लासेस होते हैं? इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम और कैश। ये तीनों वैसे जो एसेट क्लासेस मेंशन्ड है ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में, ऑल्टरनेटिव में और भी होते हैं। इसके अलावा आपको बोला है कि आइडियल एसेट क्लास ये होता है जो मिक्स करता है अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही रिस्क लें और जितना आपका रिटर्न ऑब्जेक्टिव है वो भी मीट हो जाए। तो एसेट एलोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। आगे और क्या बातें? आगे ये बात है कि यहाँ पे 2 स्टेप्स है। नंबर 1 एसेट एलोकेशन का डिसीजन लो, करेक्ट, और दूसरा है अपना इंप्लीमेंटेशन डिसीजन लो। यानी सबसे पहले ये डिसाइड करो पैसा कहाँ कितना क्या डालना है और बाद में उसका इंप्लीमेंटेशन करना शुरू करो। पहले स्टेप में हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्स्टेंट्स देखते हैं। अगेन डिटेल में समझा रहा हूं, नहीं है किताबों में ये लिखा हुआ। 5 तरह के हमारे रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स तो 2 ही होते हैं, या रिटर्न और रिस्क ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं। गलत बोला मैं, वापस सुनना। ऑब्जेक्टिव्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रिटर्न ऑब्जेक्टिव और एक होता है रिस्क ऑब्जेक्टिव। कॉन्स्ट्रेंट्स 5 तरह के होते हैं जिसमें अलग अलग चीजें आती है। आपका लिक्विडिटी कॉन्स्टेंट होता है, टाइम होराइजन का कॉन्स्टेंट होता है, और भी कई सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। तो आपको रिटर्न, रिस्क, ये दोनों के ऑब्जेक्टिव्स मीट भी करवाने हैं, फिर उसके अलावा आपको अपने कॉन्स्टेंट्स का भी ख्याल रखना है। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखेंगे, ये प्राइमरी स्टेप है, यही डिसाइड करेगा कि हम अपना पैसा कहाँ कैसे क्या डालें, करेक्ट। इसके अलावा मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन पे तो ऑब्वियसली ख्याल रहेगा। हम हर वक्त ये ध्यान जरूर देंगे कि हम ऐसी जगह पैसा डाल रहे हैं जहां मीन और वेरिएंस आपस में बढ़िया से बैलेंस्ड हो। एसेट एलोकेशन के प्रिंसिपल्स में क्या क्या आता है? वेल, एसेट एलोकेशन के प्रिंसिपल्स में तो यही आता है कि आप अपने टाइम फ्रेम और अपने रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए ही पैसे डालें। अब इसमें एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम्पल ये कि मान लो आपको अपने पैसे सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने, अगले साल वो पैसे आप अपने घर में, मान लो आपकी बहन है, उनकी शादी के लिए सेव कर रहे हो, तो क्या इक्विटी मार्केट में डालोगे? अरे मत डालना, क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की है। हो सकता है 1 साल में आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए उससे कम हो जाए पैसे, तब क्या करोगे? इसीलिए आपको हमेशा ये देखते हुए चलना है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर आप रिस्क भी कितना लेना चाहते हो या फिर कितने लेने की क्षमता है। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी है, इसलिए यहाँ पे ये बात लिखी है कि आपका एसेट एलोकेशन इन दोनों चीजों को देख करके ही होना चाहिए। बाद बाकी ऑब्वियसली हम अपने ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में पैसे डालेंगे। ये बीच के जो पॉइंट्स मैंने स्किप किए हैं आप पढ़ना भी मत, क्योंकि ये रिपीट है, ऊपर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। नेक्स्ट अप इज एसेट एलोकेशन इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वेल, एसेट एलोकेशन की हम बात करें तो इसमें एक एसेट एलोकेशन का तरीका होता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड। इसमें क्या होता है? इसमें हम मार्केट को भी देखते हैं और इन्वेस्टर को भी देखते हैं। तो इन्वेस्टर की सारी जरूरतों को भी समझते रहते हैं और मार्केट को भी देखते रहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने पोर्टफोलियो को डिसाइड करते हैं कैसा बनाएंगे हम। तो इधर एसेट एलोकेशन इज डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स, मार्केट एंड इन्वेस्टर। तो ये दोनों चीजें देखेंगे। दूसरा होता है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन में हम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को काफी तवज्जो देते हैं। ये देखते हैं अगर पास में इक्विटीज ने आउट परफॉर्म किया है बॉन्ड्स को, तो हम ज्यादा पैसे इक्विटीज में उसी बेसिस पे ही डालते हैं। तो अपने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम ज्यादातर यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, एंड यहाँ पे पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम आपको रीबैलेंस करते रहना पड़ता है, ये बात का ख्याल रखिएगा। यू माइट बी रिक्वायर्ड टू पीरियडिकली एडजस्ट एंड रीस्टोर योर एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डिसाइडेड अर्लियर। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन अलग चीज है। यहाँ पे आप ये मानते हो कि मार्केट ना इनएफिशिएंट है और आप बहुत ज्यादा सौदेबाजी करोगे, अपने बार बार एसेट एलोकेशन को ना चेंज करोगे बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। एग्जांपल के तौर पे
अगर मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट ना एकदम से तेज होगा, स्टॉक्स बहुत तेजी से भागने वाले हैं, तो आप अपने सारे बॉन्ड जो है उनकी इन्वेस्टमेंट बेच के सारा पैसा इक्विटी में डाल दोगे, इक्विटी बढ़ गया तो आपकी चांदी है। बट आप, ऐसा उल्टा भी हो जाता है ऑब्वियसली, बट इसमें क्या होता है ना, आप अपना खुद का दिमाग लगाते हैं और ये सोचते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा। अगर मार्केट बिहेव करने वाला है अलग ढंग से, तो हम अपने एसेट एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली टेम्पररी चेंजेस हैं, लेकिन ये टेम्पररी चेंजेस होते ही रहते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो हर वक्त अलग अलग तरह का दिखता है। इस तरह की एसेट एलोकेशन को हम कहते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। इसके अलावा लास्ट जो है वो है हमारा पॉइंट इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन। इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन में हम ऐसा काम करते हैं जहां पे हम लोग अपने पोर्टफोलियो वैल्यूज को और उसके रिस्क एक्सपोजर को एडजस्ट करते हैं ऑन द एबिलिटी टू टेक रिस्क। तो यहाँ पे हम विलिंगनेस के साथ में एबिलिटी को भी देखते हैं कि किसी की क्या औकात है। अगर, अगेन औकात इज नॉट अ बैड वर्ड, बट किसी की क्या औकात है, तो उस औकात के हिसाब से ही हम लोग उसको रिस्क लेने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट अप है एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। व्हाट इज दिस? वेल, एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में ना बहुत ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग करते हो। सो कंटिन्यूअसली यू विल बाय एंड सेल टू अर्न सुपीरियर रिटर्न्स ओवर द मार्केट। तो मार्केट में रिटर्न है मान लो औसतन 13 से 15%, तो आप 20, 25, 30% कमाना चाहते हैं, इसी वजह से आप ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ऑब्वियसली ये काम करने के लिए आपके अंदर एक स्किल सेट होनी चाहिए, आपके अंदर एक सॉलिड रिसर्च करने की तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप ये काम कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे ये बात लिखा है कि कैपिटल मार्केट एफिशिएंट होना चाहिए ताकि आप एक्टिव मार्केट स्ट्रेटेजी कर पाओ। आई वुड एक्चुअली लाइक टू डिसएग्री ऑन दिस पार्ट। मार्केट इनएफिशिएंट होता है तभी हम ये प्रूव करने जाते हैं कि देखो मार्केट की गलती है, ये चीज इतने में मिलनी ही नहीं चाहिए थी, तो हम वहां पे उसको खरीद करके तब तक होल्ड करते हैं जब तक वो बिकने लायक ना हो जाए या फिर उसको दाम नहीं बढ़ जाए। तो हम यहाँ पे मार्केट की एफिशिएंसी को तो उल्टा मतलब एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं, एंड इसी वजह से यहाँ मार्केट एफिशिएंसी नहीं बल्कि इनएफिशिएंसी है, एंड वी आर ट्राइंग टू ट्रेड मोर सो दैट हम उस इनएफिशिएंसी को एक्सप्लॉइट कर सकें। एपीएस में किन किन चीजों पे काम करते हैं हम क्यों बार बार सेलिंग और बाइंग करते हैं? तो भाई पहला रीजन है मार्केट टाइमिंग। हमको ऐसा लगता है कि हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि कब मार्केट तेज होगा, कब धीमा होगा, अकॉर्डिंगली हम अपने एक्सपोजर को ऊपर नीचे करते रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा आप कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं मार्केट टाइमिंग। नेक्स्ट है सेक्टर रोटेशन। हमें कई बार अपना व्यू ऐसा लगता है कि अभी ये सेक्टर ना इस सेक्टर से कमाई उठ करके इस सेक्टर में आ गई है, तो वैसे अगर सेक्टर में चेंजेस आ जाएं तो उस केस में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर कर सकते हो। सिक्योरिटी सिलेक्शन करने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की मदद ली जाती है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को किसी पर्टिकुलर एक नीश को पकड़ करके काम करना है। ग्रोथ स्टॉक्स लेने तो ग्रोथ स्टॉक्स ही लेने हैं, वैल्यू स्टॉक्स लेने तो वैल्यू स्टॉक्स ही लेने हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्टर लेना है तो सेक्टर लेना है, टेक्नोलॉजी, सिक्लिकल जो भी लेना है, एक पर्टिकुलर चीज पकड़ेंगे और उसी के हिसाब से, उसी स्टाइल के हिसाब से काम करेंगे, एंड ट्राई करेंगे कि हमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो। पैसिव और भी आसान है। पैसिव में यार हमें कुछ नहीं करना, पैसिव में बस हमें इन्वेस्ट करना है एज पर अवर लेट डाउन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ना आप बहुत ज्यादा लेवा बेची नहीं करोगे। हम यहाँ ये भी मानते हैं कि मार्केट एफिशिएंट है। जब मार्केट एफिशिएंट है तो उछल कूद मचा के कोई फायदा नहीं है, मार्केट जैसा चलेगा आप भी कमा के निकल लोगे। इसके अलावा ये भी बोला है कि एडिक्वेट आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन जो है ये इंश्योर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपने पैसे को पैसिवली मैनेज कर रहे हो, तो अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑन पॉइंट नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि इंडेक्स फंड्स को पैसिव फंड्स कहते हैं, क्योंकि इनका काम और कुछ नहीं है कि कब क्या खरीदना है क्या बेचना है। इनका काम इतना ही है कि निफ्टी को ऑब्जर्व करे, निफ्टी में जितना जितना जो शेयर इन्वॉल्व है उतना खुद का एक फंड बना ले और उसी फंड को इंडेक्स फंड का नाम दे दे। अब ये इंडेक्स फंड जो होता है ये और कुछ नहीं बल्कि एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का तरीका है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने सीएपीएम। सीएपीएम हमने पढ़ा हुआ है बच्चा। सीएपीएम क्या होता है? सीएपीएम एक ऐसा मॉडल है जो कि ये बताता है कि किसी भी एक सिक्योरिटी में व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन द फैक्ट कि उसका सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी क्या है, एंड व्हाट इज द मार्केट रिस्क प्रेवलेंट इन द मार्केट। तो इन सब चीजों को देख करके हम ये काम करते हैं। सीएपीएम के बारे में एक एक्स्ट्रा बात ये भी है कि सीएपीएम एक सिंगल फैक्टर मॉडल होता है, यानी यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स मिला करके हम यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं करते, सिर्फ एक ही फैक्टर पे करते हैं, एंड दैट इज एक्सेस रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। इसको बीटा के अगेंस्ट बस कंपेयर करते हैं। बाद बाकी सीएपीएम के जो एसेंशियल फीचर्स हैं यहां से पढ़िएगा।
जो अजम्पशंस है वो नेक्स्ट पढ़िएगा। अजम्पशंस एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो इसको स्किप मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। सीएपीएम के एप्लीकेशन यार बहुत सिंपल है। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसे हम हर्डल रेट कहते हैं, उसको कैलकुलेट करने में काम आता है। इसके अलावा वैल्यूएशन में बहुत जगह काम आता है। अंडर या ओवर प्राइसिंग है सिक्योरिटी की क्या है, उसमें भी बहुत काम आता है। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है किसी फर्म या फिर किसी सिक्योरिटी की, वहां काम आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न को प्रेडिक्ट करना है, काम आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो सीएपीएम के काफी सारे यूसेज है, याद रखिएगा। एम्पेरिकल टेस्ट ऑफ सीएपीएम नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। इसी में आगे रोल्स क्रिटिक ये भी आता है, इसको भी अवॉइड किया जा सकता है। अवॉइड दीज थिंग्स। नेक्स्ट है करंट वैलिडिटी। करंट वैलिडिटी ऑफ सीएपीएम। तो भाई सीएपीएम की आज के दिन वैलिडिटी तो है। सीएपीएम काफी लॉजिकल है, काफी लोग इसको यूज करते हैं, वैल्यूएशन में भी काफी यूज आता है। ये किसी भी सिक्योरिटी प्राइसिंग को अच्छे से समझने में मदद करता है, वाइडली यूज्ड है और काफी यूजफुल बेंचमार्क है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी यही सब है। बेनिफिट्स तो खैर हम पढ़ चुके हैं, लिमिटेशंस में ये आता है कि सीएपीएम के जो अजम्पशंस है वो रियल वर्ल्ड में होल्ड नहीं करते। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो रिस्क फ्री रेट, मार्केट रेट और रिस्क प्रीमियम होगा, उसे एस्टिमेट करना भी डिफिकल्ट है। और सीएपीएम एक सिंगल पीरियड मॉडल है, तो इट कैन नॉट बी इजीली एडजस्टेड फॉर मोस्ट लार्ज इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वो लंबे समय तक चलते हैं, जबकि सीएपीएम एक सिंगल टर्म का ही आपके पास कैलकुलेशन करके देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैपिटल एलोकेशन लाइन, मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इसलिए लिखा हुआ है रेफर क्लास डिस्कशन। नेक्स्ट आता है एपीटी मॉडल। एपीटी अगेन प्रैक्टिकल में किया है, बहुत सिंपल सा मॉडल है। यहाँ पे आप लोग एक फैक्टर की जगह मल्टी फैक्टर यूज करते हो। देखो सीएपीएम क्या मानता है, सीएपीएम ये मानता है कि आपका सिस्टमैटिक रिस्क लिया हुआ है एंड इसी वजह से आपको रिटर्न मिलना चाहिए ओवर द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो भाई वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सीएपीएम सिर्फ एक फैक्टर की बात करता है। अगर आप मल्टीपल फैक्टर्स बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप एपीटी यूज करते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल फैक्टर्स के रिस्क प्रीमियम को ऐड करते हैं, उसके बीटा के साथ में उसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड बाद में रिस्क फ्री रेट ऐड करके एपीटी मॉडल को कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे ये बात भी लिखी है, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है क्लास में। यहाँ देखो 4 फैक्टर्स की बात की गई है और उसके बाद एक्सप्लेन किया गया है रिस्क रिलेशनशिप, प्रीमियम रिलेशनशिप, एंड ईच फैक्टर को रिस्क प्रीमियम से एसोसिएट किया गया है। सेंसिटिविटी ऑफ द सिक्योरिटी, हर एक फैक्टर की हमें पता होनी चाहिए, यानी कि बीटा वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं आमतौर पे जो हमें देखने पड़ते हैं व्हेन वी विल बी सॉल्विंग दिस थिंग? तो भाई हमें सबसे पहले इन्फ्लेशन देखना होगा। इसके अलावा हमें यील्ड का जो स्प्रेड होता है वो देखना होगा। हमें ये देखना होगा बिजनेस साइकिल कैसा चल रहा है, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम वगैरह ये सब चीजें कितनी है। और 4 फैक्टर्स और जो देखने हैं, या 5 फैक्टर्स जो देखने हैं, उसमें इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट, चेंज इन फॉरेक्स, ऑयल प्राइसेस, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूसिव है। एपीटी और सीएपीएम के बीच का जो ये मेन डिस्टिंक्शन है जरूर से पढ़ लेना। नेक्स्ट है बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज बीटा एंड अनलेवरेज बीटा। वेल, लेवरेज बीटा का ये रहा फॉर्मूला, करेक्ट। इधर आप ध्यान रखिएगा कि सिस्टमैटिक रिस्क जो है ना उसको आप लेवरेज नहीं कर सकते, करेक्ट। ये चीज का एक ख्याल रखिएगा पहला। और दूसरा, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं लेवरेज बीटा, ये क्या कैलकुलेट करता है? ये कैलकुलेट करता है कि आपके जो एसेट बीटा है उसमें अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज को कंसिडर करते हैं तो रिस्क बढ़ रही है कि घट रही है, वो हम चेक करते हैं। एंड उसी चीज को हम यहाँ पे चेक करते हैं थ्रू लेवरेज बीटा। यहाँ पे लिखा है इट इज यूज्ड वगैरह वगैरह, वो तो लिखा हुआ ही है, बाद बाकी फॉर्मूला समझाया गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है आपके लिए लेवरेज बीटा। यहाँ बोला है लेवरेज बीटा इज अ मेजर ऑफ फर्म सिस्टमैटिक रिस्क इन रिलेशन टू मार्केट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंपैक्ट ऑफ कंपनीज डेट लेवल कंपेयर टू इट्स इक्विटी। यानी कंपनी के डेट और इक्विटी को कंपेयर करते हुए आप यहाँ पे बीटा कैलकुलेट करो, उसे हम कहते हैं लेवरेज्ड। इसी तरह अनलेवरेज होता है जहां पे आप बीटा को कंसिडर नहीं करते, यानी कि आप एक कंपनी को उसका कैपिटल स्ट्रक्चर न्यूट्रल दिखा करके उसका कैलकुलेशन करते हैं बीटा को, इसे हम कहते हैं अनलेवरेज बीटा। इसका भी एक फॉर्मूला एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट अप इज कन्वेंशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन।
अगर हम कन्वेंशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करें तो दो तरह से होती है, एक होता है TWROR, एक होता है MWROR। MWROR का फुल फॉर्म होता है मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, एंड दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आप IRR कैलकुलेट कर रहे हो, व्हाट आर यू कैलकुलेटिंग, IRR। वहीं पे अगर हम TWROR की बात करें तो वहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। दोनों में भैया डिफरेंस क्या है, काफी बड़ा डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि आपके जो कैश फ्लो है, करेक्ट, उनकी टाइमिंग और उनकी अमाउंट बहुत लार्जली इन्फ्लुएंस करती है MWROR को, बट ये इन्फ्लुएंस नहीं करती TWROR को। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं क्या वो डिस्क्रिशनल नेचर का है क्या। अगर वो डिस्क्रिशनल नेचर का है, यानी पोर्टफोलियो मैनेजर अपनी खुद की बुद्धि लगा रहा है, तो डिस्क्रिशनल अगर हुआ तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं MWROR, क्योंकि डिस्क्रिशनल पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो मैनेजर के पास में ताकत होती है कि वो अपने हिसाब से कैश फ्लो को इंट्रोड्यूस कर सकता है, उसकी टाइमिंग को चेंज कर सकता है। तो जब आपको लगता है कि टाइमिंग ऑफ नेट कंट्रीब्यूशन आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में, तब आप MWROR फॉलो करोगे, नहीं तो TWROR जिसमें आप सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली इसमें टाइमिंग और आपका अमाउंट ऑफ कैश फ्लो कोई खास मैटर नहीं करता। मार्केट टाइमिंग एंड स्टाइल एनालिसिस। स्टाइल एनालिसिस में दो ही चीजों का मेंशन है, ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जो महंगे बिकते हैं लेकिन सालों साल उस पर कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा आता है। वैल्यू स्टॉक्स बहुत सस्ते मिलते हैं लेकिन इनकी जब वैल्यू अनलॉक होती है तो बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलता है। परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे दो तीन चीजें देखते हैं कि परफॉर्मेंस किस वजह से आई। नंबर वन, क्या एसेट एलोकेशन की वजह से आई, यानी पोर्टफोलियो मैनेजर ने कौन कौन से एसेट क्लास में कितना कितना पैसा डाला, क्या इस वजह से रिटर्न आई है। दूसरा, आप सिक्योरिटी सिलेक्शन को भी देखो, मतलब हो सकता है कि उसने सेक्टर्स वही चूज किए लेकिन सेक्टर्स के साथ में जो सिक्योरिटी सेलेक्ट करी है वो बहुत अच्छी है। एंड तीसरा, उनका मार्केट टाइमिंग। हो सकता है सब कुछ सेम हो फिर भी रिजल्ट डिफरेंट हो, क्यों, क्योंकि कोई एक पोर्टफोलियो मैनेजर की या तो टाइमिंग बहुत अच्छी है या तो टाइमिंग बहुत घटिया है। तो वैसे में आपको देखने को मिल जाएगा कि परफॉर्मेंस पे उसका इंपैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अप इज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक बहुत ही सिंपल सा और सुलझा हुआ सा कॉन्सेप्ट है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है ये बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसी हाइपोथेसिस है जो ये मानती है कि मार्केट्स एफिशिएंट है और आप यहां कुछ भी कर लो, आप मार्केट से ज्यादा पैसे ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस नहीं कमा सकते। तो अगर एग्जांपल के तौर पे मार्केट 12-13% की रेट पे कमाता है तो आप भी उतना ही कमा सकते हो ऑन एन एवरेज। अगर आपने हाथ पैर ज्यादा मारे तो आप उल्टा इससे कम ही कमाओगे, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट में लगभग अपने सारे जो भी रिटर्न्स है उसको गवा दोगे। तो अब ये हाइपोथेसिस जो आई, इसका एक नहीं कई वेरिएंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वीक फॉर्म टू सेमी स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग। हर एक हाइपोथेसिस ये बताती है कि मार्केट में जो प्राइसेस है उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है एंड अकॉर्डिंगली कौन कौन सी एनालिसिस काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी। काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है एंड पोर्टफोलियो में ये सीखनी बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले ईएमएच के ऊपर जो हमें बेसिक चीजें सीखनी है वो ये है कि एफिशिएंट मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें हम ये मान लेते हैं कि किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस में उसकी सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड है। अगर ऐसा है तो फिर कोई भी नई इंफॉर्मेशन आते ही वो फटाक से कैप्चर हो जाएगी प्राइस में। आप जब तक सोचोगे कि इस इंफॉर्मेशन में मैं शायद कुछ पैसे कमा लूंगा, मौका हाथ से निकल चुका होगा। यहाँ लिखा है, एन एफिशिएंट मार्केट इज वन इन विच प्राइसेस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज क्विकली एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। तो ऐसे में इनफैक्ट नई इंफॉर्मेशन भी ज्यादा देर टिकती नहीं है, फटाक से एब्जॉर्ब हो जाती है। पुरानी से तो आप पैसे बना ही नहीं सकते। मैं जस्ट इन केस आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, बैलेंस शीट पढ़ करके आपको लगा अरे ये कंपनी तो बहुत मस्त है और आप सोचो पैसे बना लोगे, नहीं बनेंगे। अगर मार्केट एफिशिएंट हुआ तो उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्टेड है, आपके अब नए तरीके से पढ़ने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में वो इंफॉर्मेशन प्राइस्ड इन है एंड इसी वजह से इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक सर्टेन मनी। इसका एक रीजन ये भी है कि एफिशिएंट मार्केट में ये माना जाता है कि जो प्राइस ऑफ द स्टॉक है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है, इसीलिए कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस होने से आप कुछ खास पैसे कमा नहीं पाओगे। ठीक है, इसी में ईएमएच में एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है वो यहां से शुरुआत होती है और यहाँ पे यही समझाया जाता है हमको कि जो शेयर प्राइस है वो पहला तो रैंडमली चेंज होता है। ठीक है, सो शेयर प्राइस में जो चेंज है वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है।
ये पहला प्रोपोनेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप पैसे नहीं कमा सकते, फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से आप पैसे नहीं कमा सकते। इसलिए ये बात बोला कि शेयर प्राइस जो है वो रैंडमली मूव करता है। दूसरा बात ये भी बोला कि इंफॉर्मेशन एक एफिशिएंट मार्केट में ना बहुत फ्रीली अवेलेबल रहती है। शेयर प्राइस भी बहुत तेजी से फैलता भी शेयर प्राइस भी बहुत तेजी से चेंज होता है जैसे ही इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैल जाती है। तो सारी बातें एकदम मस्त मस्त लिखी है कि इंफॉर्मेशन जल्दी मिलेगी, सबको मिलेगी, सब लोग एक्ट करेंगे और जल्दी से प्राइस में चेंज भी आ जाएगा। क्या ऐसा हकीकत में होता है नहीं होता है उस पर बहस की जा सकती है, पर हाइपोथेसिस यही है कि मार्केट एफिशिएंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में यही बोला है कि कोई भी पुरानी इंफॉर्मेशन जो है ना, ठीक है ना, पहला तो ये बोला है कि एफिशिएंट मार्केट में जो सिक्योरिटीज है उनके अंदर टाइमली और एक्यूरेटली सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है। इसके अलावा कोई भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन जो है, ठीक है, वो प्राइस यहाँ पे बोला है लिक्विडिटी इज प्रेजेंट। अच्छा, लिक्विडिटी के ऊपर में है कि बेसिकली ये बोला है कि लिक्विडिटी भी इतनी ज्यादा है कि नए पे नए सौदा आप करते रहो, प्राइस में कोई खास मूवमेंट सौदों की वजह से नहीं आएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी काफी लो होता है और प्राइस बहुत तेजी से जो भी नई इंफॉर्मेशन होता है उसको कैप्चर कर लेता है। ये सारे कुछ बेसिक मैं कह सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट। एफिशिएंट मार्केट के बाद में हम लोग अजम्पशंस देखते हैं। तो अजम्पशंस में देखो पहली बात यही है कि हम मानते हैं कि मार्केट कैपिटल जो मार्केट है, जो हमारा एफिशिएंट मार्केट है, एफिशिएंट मार्केट होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 3 कंडीशंस मीट होनी चाहिए। नंबर 1, सारी इंफॉर्मेशन काफी सस्ते में अवेलेबल होनी चाहिए, कॉस्टलेस होनी चाहिए, इनफैक्ट फ्री होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होना चाहिए लेवा बेची का। तीसरा, इन्वेस्टर्स सभी एक बराबर सोच रखना चाहिए। अब आप सोच लो कि ये अजम्पशन एक्चुअल में मीट होते कि नहीं होते, बट यस ये माना तो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है होमोजेनस एक्सपेक्टेशंस को लेकर के। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिटर्न्स एंड ईएमएच के ऊपर में। तो यहां पे देखो क्लियरली बोला है कि अगर एक मार्केट एफिशिएंट हुआ तो आप एक्सेस रिटर्न्स नहीं कमा पाओगे इवन विथ द यूज ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। भले ही आपके हाथ में एक नई इंफॉर्मेशन आ जाए, आप यहाँ पे कोई भी नई इंफॉर्मेशन की मदद से एक्सेस रिटर्न नहीं कमा पाओगे। अब समझो मेरी बात, एक्सेस रिटर्न का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि कभी कभार आप 20, 22, 25% कमा लिए, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। क्या आप सस्टेनेबल मैनर में लगातार मार्केट को बीट कर सकते हो? अब इस पे एक बहुत बड़ी थ्योरी आती है और ज्यादातर इसी रीजन की वजह से आप देखते हो कि तगड़े से तगड़े बड़े से बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स ज्यादातर मार्केट को ना आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से दिमाग तो खूब लगाते हैं लेकिन मार्केट अगर एफिशिएंट है तो वो पैसे कमा नहीं पाते एंड एज अ रिजल्ट ओवरऑल उनको इतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने की। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि मैं लगे तो पढ़ा ही रहा हूं तो बता देता हूं कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का सबसे बड़ा एनोमली यानी कि एक्सेप्शन है मोमेंटम एनालिसिस। तो कभी भी आप फ्यूचर में मोमेंटम एनालिसिस के बारे में पढ़ना चाहो तो जरूर से पढ़ना, वो एक बहुत ही तगड़ी इसकी एनोमली है और वो ये प्रूव करती है या ये कम से कम समझाती है कि अगर आप मोमेंटम एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे तो आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफी तगड़े पैसे बना पाओगे इवन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंड मच मोर देन द इंडेक्स। अब वो होगा कैसे, मैं भी ट्राई कर रहा हूं समझने का, जब समझूंगा तो आपको भी बताऊंगा। इसके अलावा वीक फॉर्म मार्केट ये मानता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से पैसे नहीं कमा सकते, चार्ट देख के पैसे नहीं कमा सकते। सेमी स्ट्रॉन्ग ये मानता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करके पैसे नहीं कमा सकते। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म तो ये बोलता है कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग करके भी पैसे नहीं कमा सकते, एक्सेस रिटर्न नहीं कमा सकते। इनको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। इंडियन मार्केट पे बात करते हैं कि इंडियन मार्केट क्या लगता है भाई। तो इंडियन मार्केट देखो ना ही फेयर है ना ही एफिशिएंट है, एकदम सीधी सी बात कहूं तो। पहला यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होती ही नहीं है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन कुछ इन्वेस्टर्स तक पहुंचती है। कईयों की अवेयरनेस की कमी है, कई लोग की एजुकेशन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना तगड़ा नहीं है कि इंफॉर्मेशन फटाफट पास ऑन हो जाए। दूसरा, हमारे यहाँ टैक्स लॉस भी बहुत जल्दी से चेंज होते हैं। इंटरेस्ट रेट का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतनी लो है कि इसका सिग्निफिकेंट प्रेशर रहता है ऑन द एंटायर मार्केट और मार्केट एफिशिएंसी से काफी ज्यादा दूर है। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में हमारे इंडियन मार्केट्स शैलो मार्केट्स हैं, लिक्विडिटी अच्छी खासी नहीं है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट को एटलीस्ट हम एफिशिएंट मार्केट नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में हो सकता है आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और इनसाइडर ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। वैसे इनसाइडर ट्रेडिंग कोई भोला बच्चा तो बता दूं इलीगल होता है, मत कर लेना कभी। कभी किसी कंपनी के अंदर बैठे इंसान से आप इंफॉर्मेशन ले करके उस कंपनी के सौदे मत लगा लेना, नहीं तो सेबी आपके पीछे पड़ जाएगा एंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली मैं बड़े सौदों की बात कर रहा हूँ, करोड़ों के सौदों को आप 1-2 शेयर लोगे कोई नहीं, बड़ी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज फेयर गेम कॉन्सेप्ट। फेयर गेम कॉन्सेप्ट यही कहता है कि मार्केट जो है वो क्विकली और एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करेंगे सारी नई इंफॉर्मेशन को। करेक्ट, नई इंफॉर्मेशन को इतनी तेजी से एब्जॉर्ब करने के गेम को ही हम कहते हैं फेयर गेम। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है
दे विल रिसीव एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द रिस्क इन्वॉल्व एंड नो कंसिस्टेंट एबनॉर्मल रिटर्न्स। सीधी बात, फेयर गेम यही है कि जो जितना रिस्क लेगा उसको उतना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन कोई ये सोचता है कि तेजी से एक्ट करके, नई इंफॉर्मेशन पा करके, कुछ इधर उधर से चोरी चमारी करके हम एक्स्ट्रा पैसे बना लेंगे, तो वो नहीं होने वाला। एफिशिएंट मार्केट फेयर गेम कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है और वो यही बोलता है ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क लो, और ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए तो ठीक है कम रिस्क लो। क्लियर? एंड लास्ट बात ये भी बोला है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जरूर ये मानता है दैट प्राइसेस मूव रैंडमली, लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि रैंडम वॉक थ्योरी जो है, ठीक है, वो सिर्फ प्राइसेस जो है वो सिर्फ बिहेव करते हैं इन रैंडम वॉक थ्योरी। यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हम मानते हैं प्राइसेस ना रैंडमली मूव करेंगे, सही है, लेकिन प्राइसेस में सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड है, ये भी बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का एक अडेप्टिव वर्जन भी आया हुआ है। अडेप्टिव वर्जन ये कहता है कि एफिशिएंट मार्केट जो होते हैं वो एक नेचर के नहीं रहते, वक्त वक्त पे लोग कोई ना कोई तौर तरीका निकाल ही लेते हैं जिससे वो लोग मार्केट को बीट करना शुरू कर देते हैं और मार्केट उसके हिसाब से सीखता रहता है। तो ये बात जरूर है कि यहाँ पे अडेप्ट होते रहता है मार्केट, और मार्केट दिन ब दिन और ज्यादा एफिशिएंट होते रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपना ट्रायल एंड एरर करोगे और ट्रायल एंड एरर करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इतना बढ़िया कर दोगे कि आप कुछ हद तक हो सकता है एबनॉर्मल गेन्स कमाएं, लेकिन वो एबनॉर्मल गेन्स जब आप कमाएंगे थोड़े ही टाइम में वो स्ट्रैटेजी वर्क करना बंद कर देगी एंड यू विल हैव टू रीस्किल योरसेल्फ। आपको अपना एक्सपीरियंस और अपने स्किल सेट को फिर से बढ़ाना होगा सो दैट यू विल बी एबल टू सर्वाइव एंड मेक इवन मोर मनी। यही सारी बातें यहाँ लिखी है। यहाँ लिखा है द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड इनोवेट इज द की टू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट बिकॉज द मार्केट विल अडैप्ट, एंड मार्केट अगर अडैप्ट हो गया तो आपकी जो भी सोच है ना कि भाई हम लोग एफिशिएंट मार्केट को बीट कर देंगे, वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं हो पाएगी। AMH के assumptions रीडिंग कैटेगरी एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो AMH के ऊपर में कई बातें यहाँ पे इंप्लीकेशंस के तौर पे हमें देखनी है। जैसे कि नंबर 1 ये बोला है कि जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम होता है ये आपके करंट स्टॉक कंडीशंस और डेमोग्राफिक्स ऑफ इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करता है। आप करेंटली कैसा मार्केट चल रहा है, ऑब्वियसली उस पर रिस्क प्रीमियम डिटरमाइन होगा। नंबर 2 आपके इन्वेस्टर्स किस तरह के हैं, उस पर भी आपका रिस्क प्रीमियम डिटरमाइन होगा। इन्वेस्टर्स की डेमोग्राफिक्स का मतलब हो गया यंग इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं, क्या हैं, उनको आपको चेक करना होगा। नंबर 2 अडेप्टिव एसेट एलोकेशन जो है वो फुल्ली एक्सप्लॉइट करेगा एवोल्यूशन ऑफ मार्केट को एंड अपने बिहेवियर को चेंज कर देगा, अपने बिहेवियर से मार्केट के बिहेवियर को चेंज कर देगा। यहाँ पे ये भी बोला है कि सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का जो परफॉर्मेंस होता है वो सिक्लिकल नेचर का होता है, यानी हर वक्त एक ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को बीट करता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। कभी बीट करेगा, कभी बीट होगा, तो सिक्लिकल है, ऊपर नीचे परफॉर्मेंस जाएगी। यहाँ पे ये भी बोला है मार्केट एफिशिएंसी अलग अलग मार्केट्स के लेवल्स पे और अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहती है, तो कभी एफिशिएंसी ज्यादा रहती है, कभी कम रहती है। और लास्ट में ये भी बोला है कि रिस्क प्रेफरेंस जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस के हैं वो भी वेरी करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द मार्केट कंडीशन। तो मार्केट को देख करके लोग अपनी रिस्क प्रेफरेंस को भी चेंज करते हैं, ज्यादा रिस्क लेना है कि कम रिस्क लेना है पता चलता है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के 3 फॉर्म्स हैं, एक है वीक फॉर्म, एक है सेमी स्ट्रॉन्ग और एक है स्ट्रॉन्ग। इनके ऊपर हमने क्लास में भी चर्चा करी थी। वीक फॉर्म में ये माना जाता है कि पास्ट शेयर प्राइसेस, वॉल्यूम डेटा, ये सारा ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्टेड है। सेमी स्ट्रॉन्ग में ये माना जाता है कि जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ये माना जाता है कि पब्लिकली नहीं हो तो भी वो भी इंफॉर्मेशन शेयर प्राइस में रिफ्लेक्टेड है। यानी देखा जाए तो वीक फॉर्म ये कहता है कि टेक्निकल एनालिसिस वर्थलेस है, सेमी स्ट्रॉन्ग ये कहता है कि टेक्निकल भी वर्थलेस है और फंडामेंटल भी वर्थलेस है, और स्ट्रॉन्ग तो बोलता है सब कुछ वर्थलेस है, टेक्निकल भी वर्थलेस, फंडामेंटल भी वर्थलेस, इनफैक्ट इनसाइडर ट्रेडिंग भी वर्थलेस। तो ये है इनके 3 फॉर्म्स, और ये तीनों फॉर्म्स यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्लास में कैप्चर किया हुआ है, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं। करेक्ट, ये सारे टेस्ट पे प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है, थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका प्रैक्टिकल किया हुआ है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट याद आ रहे हैं आपको, सीरियल कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, डेंजरस टेस्ट से। अनोमलीज की बात करते हैं, वेल अनोमलीज तो हैं भैया। सेमी स्ट्रॉन्ग ये कहता है कि आप मार्केट में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से पैसे नहीं कमा सकते। हम इसकी अनोमलीज पेश करेंगे, यानी अनोमलीज वो होती है जो एक्सेप्शंस तो होती हैं लेकिन इसको प्रूव नहीं किया जा सकता विद फैक्ट्स, ठीक है। तो बस सुनी सुनाई बातें हैं, हम बोल रहे हैं भैया ऐसे तो पैसे कमाते हैं ना लोग, तो हमें बेसिकली चैलेंज करना है सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट को।
कैसे करें, देखो एक एक करके करेंगे। नंबर वन ये बोला स्टॉक स्प्लिट। देखो सुनी सुनाई बात है, मैं बता रहा हूं आपको। स्टॉक स्प्लिट के बाद में शेयर प्राइस बढ़ता है और आप उस समय मजे से पैसे कमा सकते हो। भैया ये कैसे होता है, इसका रीजन है स्टॉक स्प्लिट होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, सडनली वो इन्वेस्टर्स भी आपके शेयर में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं जो आपके रेंज से बाहर थे, यानी कि आपके अंदर खरीदारी की पार्टिसिपेशन बढ़ती है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से, एंड इसी वजह से शेयर प्राइस बढ़ जाता है। ये एक प्रोबेबल सोच है इसके पीछे। अगेन इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ इसके बेस पे ये माना जाता है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद तो कमाई होती है। तो कौन बोला कि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म वर्क नहीं करता, ये सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी हम लोग सस्टेनेबली एक एक्सेस रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये एक पहला चैलेंज है टू सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। दूसरा डिविडेंड अनाउंसमेंट। डिविडेंड अनाउंसमेंट में भी यही बोला है कि डिविडेंड अनाउंसमेंट का भी पॉजिटिव और नेगेटिव के तौर पे इसको देखा जाता है। करेक्ट, हम लोग अपने क्वार्टर रिजल्ट्स को देखते हैं और उसके हिसाब से अपनी मूवमेंट पे भी आ जाते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है जो कि बहुत तगड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है, तो बहुत तेजी से उसके प्राइस ऊपर चले जा सकते हैं, और मान लो डिविडेंड कैंसिल कर दिया तो प्राइस गिर भी सकते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड के हिसाब से प्राइस चेंज नहीं हो रहा है क्या, एकदम हो रहा है। एंड इसी वजह से डिविडेंड अनाउंसमेंट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइसेस, ये बात भी यहाँ लिखी है। आईपीओ, सब जानते हैं आईपीओ में पैसे लगा करके आप कमा सकते हैं यहाँ पे रुपए। और आईपीओ क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस ही तो है। आप आईपीओ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, बेसिकली जो कंपनी इशू लेकर के आ रही है उसके बढ़िया से डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कीजिए। अगर आपको लगता है कंपनी वर्थ इट है, पैसे डालिए, तो पैसे आप कमा सकते हो। लेकिन इसमें ना एक थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि ये पैसे आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये दो तीन चीजों पर डिपेंडेंट है। नंबर वन, आपकी किस्मत है क्या कि आपको लॉट साइज मिला है। दूसरी, यहाँ पे हर कंपनी नहीं चलती, कुछ चलती है कुछ नहीं भी चलती। यहां जो बात रखी गई है एफिशिएंट मार्केट को चैलेंज करते हुए, वो बात एक्चुअली सही नहीं है। क्योंकि वो सही अगर करना होता तो ऐसा है क्या कि लिस्ट होने के बाद में भी आप पैसे कमा लोगे, दैट इज अ चैलेंज। ये जरूरी नहीं है कि लिस्ट होने के बाद में भी आप पैसे कमा लोगे आईपीओ में। तो इसी वजह से सेमी स्ट्रॉन्ग को जरूर हम चैलेंज कर रहे हैं, बट फुल प्रूफ नहीं बोल सकते। एक बार पढ़ लेना इसके बारे में। नेक्स्ट है रिएक्शंस टू इकोनॉमिक एंड वर्ल्ड न्यूज। होता ही है, चेंजेस क्यों नहीं आते, कौन बोला कि चेंजेस नहीं आते, एकदम चेंजेस आते हैं। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, क्लियर, इसको एक अनोमली के तौर पे देखते हैं। अकाउंटिंग चेंजेस अगर आते हैं तो उसकी अनाउंसमेंट की वजह से भी जो प्राइस है, करेक्ट, वो चेंज नहीं होने चाहिए, ये एफिशिएंट मार्केट बोलता है, लेकिन ये चेंजेस आते हैं। यहां लिखा है अकाउंटिंग चेंजेस दैट हैव नो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस शुड नॉट अफेक्ट स्टॉक प्राइसेस। ये बात सही है, लेकिन जिनके सिग्निफिकेंसेस हैं वो तो प्राइस को चेंज करेंगे। सिक्योरिटी प्राइसेस शुड रिएक्ट क्विकली एंड प्रेडिक्टिवली टू द अनाउंसमेंट्स दैट अफेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये चेंजेस सारे आते हैं बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन। कौन बोला नई इंफॉर्मेशन से प्राइस में चेंज नहीं आएगा, आएगा चेंज। एक्सचेंज लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज पे भी लिस्ट होने के बाद में यहां पे यही बात लिखा हुआ है कि भाई यहां पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी रहती है इन्वेस्टर्स के पास में। ये सजेस्ट किया गया है कि लिस्टिंग होने के बाद में भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स पैसे कमा सकते हैं मार्केट से। अगेन दिस इज एन अनोमली टू द सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट। प्राइस अर्निंग रेशियो, इस पे भी बोला गया है कि जो लो पी स्टॉक्स होते हैं ना वो अच्छी कमाई देते हैं और हाई पी स्टॉक्स कम कमाई देते हैं, ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली। तो ये भी एक अनोमली है। हालांकि इस चीज में तो मैंने भी काफी पढ़ा है और देखा भी है, ऐसा जरूरी एकदम भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हाई पी स्टॉक या लो पी स्टॉक अपना नेचर फॉलो करेंगे, बहुत कुछ डिपेंड करता है उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे भी। एनीवेज, ये सारे अनोमलीज हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये सारे के सारे आपके एफिशिएंट मार्केट को ना चैलेंज करते हैं, आंख में देख के बोलते हैं तुम बोलते हो सुपीरियर रिटर्न कमा नहीं सकते, हम कमा के दिखा रहे हैं। तो ये सारे अनोमलीज हैं, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने लायक है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑलरेडी हम जानते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इनसाइडर ट्रेडिंग से भी पैसे नहीं बनेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग में कॉर्पोरेट इनसाइडर्स कौन होते हैं वो समझाया गया है। हालांकि सारे रूल्स एसईसी के हिसाब से मेंशन किए गए हैं। एसईसी मतलब ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, यानी कि यूएस का सेबी है, इंडिया के हिसाब से नहीं समझाया गया है, इंडिया के हिसाब से नीचे समझाया गया है। सेबी के जो नियम है उसके हिसाब से यही बोला गया है कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकते। इनसाइडर में प्रमोटर, की मैनेजरियल पर्सन, डायरेक्टर सब लोग आ जाते हैं, करेक्ट। और इन लोग को अपनी होल्डिंग भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है, क्योंकि होल्डिंग डिस्क्लोज होने से ही पता चल जाता है ये लोग इनसाइडर ट्रेडिंग किए कि नहीं किए। इसके अलावा अगर 2 दिन के अंदर आप लोगों ने डिस्क्लोजर नहीं दिया कि आप लोगों ने कितनी सिक्योरिटी खरीदी या बेची, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और सेबी आपसे क्वेश्चंस करना शुरू कर देगी। ये याद रख लेना, 10 लाख से ऊपर अगर कभी भी शेयर्स खरीदे या बेचे गए तो आपको सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है 2 दिन के अंदर। लोग 2 दिन भी वेट नहीं करते, इमीडिएटली एक्सप्लेन करते हैं।
नेक्स्ट है मार्केट एफिशिएंसी एंड टेक्निकल एनालिसिस। क्लियर बोला गया है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारा वीक फॉर्म मार्केट होता है वही बोलता है टेक्निकल एनालिसिस वुड नॉट वर्क। तो हमको यहाँ पे देखो सीधा बोला है कि आपको प्रॉपर टेस्ट करने पड़ेंगे और ये चेक करना पड़ेगा कि क्या टेक्निकल एनालिसिस बाय एंड होल्ड के ऊपर है क्या। अगर बाय एंड होल्ड से ज्यादा कमा सकती है तो हम चैलेंज कर सकते हैं एफिशिएंट मार्केट को, नहीं तो नहीं कर सकते। फंडामेंटल एनालिसिस को भी लेके भी यही बात बोला गया है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस से भी आप पैसे नहीं कमा सकते। क्लियर? यहां बोला है इन्वेस्टर शुड बाय और सेल एन इन्वेस्टमेंट व्हेन इट्स मार्केट रेट डिफर्स फ्रॉम इट्स एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू कवरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और ऐसा करके क्या आप पैसे कमा सकते हो, आपको ये चेक करना पड़ेगा। ईएमएस तो यही सजेस्ट करता है कि जो सेम डेटा यूज करेगा वो अलग अलग वो इंटरप्रिटेशन भी सेम बनाएगा एंड उसके रिजल्ट्स भी सिमिलर ही आएंगे। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यही कहता है कि अगेन आप बैलेंस शीट वगैरह भी पढ़ करके कुछ कर नहीं सकते, एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमा सकते। एफिशिएंट मार्केट एफिशिएंसी एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स यहां क्लियरली बोला है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी इज बेस्ट, यही सबसे बेस्ट है। अगर आप हाथ पैर मारोगे, एक्टिव मैनेजमेंट करोगे तो बेकार ही में आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेंगे एंड उस वजह से आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे इंपैक्ट आएगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विद सुपीरियर एनालिसिस हो क्यों नहीं सकता है, एकदम पॉसिबल है। एक्सेस टू सुपीरियर एनालिसिस शुड फॉलो देयर रिकमेंडेशन स्पेशली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर, बट उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर मार्केट्स लेस एफिशिएंट हुए तो फिर आप पैसे कमा लोगे। क्लियर? ये बहुत सिंपल है। बोल रहे हैं जो स्मॉल कैप और मिड कैप होते हैं वो थोड़े से रिलेटिवली लेसर एफिशिएंट होते हैं क्योंकि उसमें लिक्विडिटी की कमी होती है, तो हो सकता है आप वहां बढ़िया एनालिसिस करके 2-4 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकते हो। तो ये मार्केट एफिशिएंसी का उल्लंघन नहीं है, बस ये कहना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए मार्केट इतना एफिशिएंट नहीं होता है, सो फॉर ऑब्वियस रीजंस यू कैन मेक मनी देयर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विदाउट सुपीरियर एनालिस्ट, तो विदाउट सुपीरियर एनालिस्ट में यही लिखा है कि भाई यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए अप्रोप्रिएट रिस्क पोर्टफोलियो बाय डिवाइडिंग द टोटल पोर्टफोलियो बिटवीन रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड रिस्की सिक्योरिटी। कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन पे गौर कीजिए, अपने स्पेसिफाइड लेवल ऑफ रिस्क पर रहिए और रीबैलेंस करते रहिए और फोकस रखिए कि अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम से कम रखें, क्योंकि आपके पास कोई सुपीरियर एनालिसिस नहीं है। बेसिकली सुपीरियर एनालिसिस नहीं है तो एक्टिव मैनेजमेंट मत कीजिए, सीधा हिसाब यही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, स्मॉल फर्म इन जनवरी इफेक्ट। अब ये क्या है भाई, ये हिस्टोरिकल फेनोमेनन देखा गया है कि जो स्मॉलर फर्म्स होते हैं वो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं लार्जर फर्म्स को इन टर्म्स ऑफ एवरेज एनुअल रिटर्न्स। ऐसा होता है, बेसिकली ये कहना है कि जो स्मॉल कैप है वो लार्ज कैप पे भारी है, ऐसा देखा गया है। रिटर्न भी बताया कि जो स्मॉलेस्ट कंपनी है वो 8.5% से लार्जेस्ट कंपनियों को बीट करती है। और यहाँ ये भी बोला है कि ज्यादातर ये जनवरी के मंथ में होता है, करेक्ट, और वो भी फर्स्ट 2 वीक्स में होता है। अब ऐसा क्यों होता है कोई नहीं जानता, बट यस ये एक सिग्निफिकेंट एनोमली है टू द एफिशिएंट मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट है द रैशनल एंड यूज ऑफ इंडेक्स फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये वही बात बोल रहा है कि इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में क्यों पैसे डालें, क्योंकि ये पैसिव फंड्स हैं। यहां पे अगर आप पैसे डाल रहे हो तो आप एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को मान रहे हो और आप ये भी समझ रहे हो कि एक्टिव मैनेजमेंट करके कोई लाभ नहीं है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एंड ऑब्वियसली यहां पे आप मार्केट के साथ साथ चल रहे हो तो मार्केट को बीट करने की आपकी कोई मंशा नहीं है, मार्केट के जितना ही आप कमाना चाहते हो। क्लियर? यहां पे लिखा है कि ये रेप्लिकेट करता है मार्केट के इंडेक्स को ही, तो यू आर नॉट ट्राइंग टू आउट परफॉर्म द मार्केट, लेकिन आप मार्केट के साथ साथ चल रहे हो। एंड क्यों इंडेक्स फंड में जाते हैं, क्योंकि इनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम होते हैं। लास्ट इंप्लीकेशन यही है कि बीट कर सकते हैं क्या मार्केट को, तो बोला है डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छी बात है। यहां पे ये बात भी बोला है कि ईएमएच तो रैंडम वॉक की बात करता है, करेक्ट, और मेजर कंक्लूजन इसी बात पे है कि आप कैसे भी करके अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को बाई करो और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को सेल करो और इससे आप जनरेट कर लो एक्स्ट्रा रिटर्न्स। ये कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब मार्केट थोड़ा सा इनएफिशिएंट होगा। मार्केट अगर इनएफिशिएंट हुआ तो आप पैसे कमा लोगे, अगर मार्केट सच में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है तो उस केस में आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो ये थे बच्चे लोग अपना ये पूरा रीडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के इर्द गिर्द काफी सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया। काफी सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली मैंने कहा आपको एक बार पढ़ लेने के लिए, गो थ्रू एक बार कर लेना। बाद बाकी आपने इससे पहले सीएल, सीएमएल और एसएमएल भी अच्छे से समझा था, तो वो सब मिला करके ऑब्वियसली आपका ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का थ्योरी हो जाता है कंप्लीट।
बस अभी के लिए इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, और बाद बाकी अगले चैप्टर में आप सबका इंतजार रहेगा। चलो सी यू, बाय बाय।